हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में। द सुपर यकीन बैच में हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया था और उस इलेक्ट्रोस्टैट की जर्नी को आज कंटिन्यू रखते हुए हम आज पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड पीएचडी ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे आप पीएचडी कराएंगे और ये वीडियो खत्म होते होते तक कमेंट करके बता दीजिएगा कि कूलम्ब्स लॉ बहुत अच्छे से आपको समझ आया या नहीं। एक मिनट रुकेगा प्लीज। बस बस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए साहब, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन लाइक कि हम ये बात कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। रिवीजन, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने चार्ज पढ़ा था। चार्ज क्या होता है? बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन महसूस करता है या अप्लाई करता है, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो चार्ज बेटा स्केलर है, यह सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, यह साहब क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है मतलब इस पे जो चार्ज होता है वो रैंडम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वैल्यू एक फिक्स्ड मैनर में पॉसिबल होता है। किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अगर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो Q बराबर एन ही हो जाएगा। चार्ज इज कंजर्व्ड, यू कैन नॉट क्रिएट नेट चार्ज, you cannot create net charge or destroy charge. You can only transfer a charge from one body to other body. क्या आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। चार्ज को एनिलेट कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट इन नेचर, स्केलर होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कंजर्व्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। हां, चार्ज को क्या पसंद है? चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। शार्प पॉइंट पे चार्ज एकोमुलेट ज्यादा होता है। शार्प पॉइंट पे चार्ज एकोमुलेट ज्यादा होता है। इसकी यूनिट क्या है साहब? तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, इसकी सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप जानते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 ESU एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। एंड इसका सबसे छोटा यूनिट होता है चार्ज का फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी को आपने नेगेटिवली चार्ज किया है मतलब वहां पे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब उसका मास बढ़ गया है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया है इसका मतलब वहां से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है, उसका मास लाइटली कम हो गया होगा। उसका मास लाइटली कम हो गया होगा। दो सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडी मस्ट रिपेल? टू सिमिलर चार्ज बॉडी मस्ट रिपेल। टू सिमिलर चार्ज बॉडी मस्ट रिपेल। ना 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 ना, गलत है। दो सिमिलर चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट। सर हाउ? ड्यू टू इंडक्शन। सर इंडक्शन में कैसे? मान लो एक बहुत हेवी पॉजिटिव चार्ज है और एक छोटा सा चार्ज बॉडी आपने रख दिया पॉजिटिव। अब इतना ज्यादा पॉजिटिव अमाउंट में है कि इसके निगेटिव को पास अट्रैक्ट कर लेगा और उतना ही पॉजिटिव दूर कर देगा। ये जो सेपरेशन हुआ है वो इंटरनल चार्जेस का हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। अब इस पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, टू डिसिमिलर, टू अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स। एकदम प्रो लेवल का कंसेप्ट समझ रहा हूं, प्रो लेवल का कंसेप्ट समझ रहे बच्चे। ये पढ़ते हैं सेम तरह का चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट तरह का चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे आप ये पढ़ रहे हैं कि सेम तरह का चार्ज रिपेल करते हैं यूजुअली, लेकिन वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। टू अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट। टू अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट। ट्रू फॉल्स? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही जोरदार। ट्रू, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जितना पढ़ा था ना सब खत्म कर दिया। मजा आया कि नहीं है? कंडक्टर which have large number of electrons and free electrons resides within the volume of conductor. In the insulator also large number of electrons, but they are not free, they are bounded. Okay, if excess charge given to the conductor, then it resides on the surface of conductor, but excess charge given to the insulator remains there where it is placed.
रिमेन्स देयर वेयर इट इज प्लेस्ड। हमने 3 मेथड पढ़ा था चार्जिंग का। कौन सा मेथड? सबसे पहला था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, क्योंकि रब करते हैं, जैसे अपन ग्लास रॉड को अगर वुल से रब करें तो ग्लास रॉड पे आ जाता है बेटा नेगेटिव चार्ज और वुल पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में। कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर में होता है, उसमें सेम नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है। कंडक्टर में अपोजिट नेचर के चार्ज आप इंड्यूस नहीं कर सकते, सेम नेचर की चार्ज ही बॉडी पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा था इंसुलेटर। इंसुलेटर में अगर इंडक्शन, तीसरा था इंडक्शन। इंडक्शन में अगर कंडक्टर हो तो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज इंड्यूस होते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हो गया कहानी खत्म? सर इतना ही पढ़ा था क्या? नहीं, तू बता दे क्या छोड़ दिया मैंने, बता दे। सर न्यूमेरिकल उसी पे तो था, प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही तो न्यूमेरिकल था, क्या छोड़ दिया मैंने बताओ? सब कुछ तो बताया मैंने, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी बताई। चल एक सांस में चार्ज की सारी प्रॉपर्टी बताता हूं। चार्ज स्केलर, उसका यूनिट एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, वो इनवेरिएंट होता है, वो स्केलर एडिशन को फॉलो करता है क्योंकि वो स्केलर होता है। चार्ज कंजर्व रहता है और सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, डिसिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है? चलिए, ऑल क्लियर। चलिए अब आगे अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में सवाल दिया था वहां पे आ जाते हैं, ठीक है? 5 क्या है पता नहीं, बॉल है, चल ज्यादा अंग्रेजी तो आता नहीं हमें। 5 balls A, B, C, D and E are used in an experiment are performed on the ball and the following observation are made. बॉल A रिपेल C, बॉल जो A है वो रिपेल कर रहा है बॉल C को, ओके। एंड अट्रैक्ट बॉल B, बॉल B को अट्रैक्ट कर रहा है, A फॉर अट्रैक्शन और R फॉर रिपल्सन। बॉल D अट्रैक्ट्स बॉल B, बॉल D अट्रैक्ट्स बॉल B and has no effect on E, has no effect on E, no attraction, no repulsion, no effect on E. A negatively charged rod attract both A and E. अगर एक निगेटिवली चार्ज रॉड लाता हूं तो ये अट्रैक्ट कर रहा है और निगेटिवली चार्ज A को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो बताइए इन सब पे चार्ज क्या होगा? तो मेजॉरिटी पीपल ने जवाब दिया था B। कोई बात नहीं, अपने सोच के अकॉर्डिंग आपने दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था C। मतलब B एंड C में से ही कोई आंसर होगा, A एंड D तो गलत ही है। क्योंकि इतना गलत तो नहीं हो सकते हो ना भाई साहब, चार्ज को बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है तो इतना गलत तो नहीं हो सकते हो। यस, स्पैमिंग बी 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 बी। देखते हैं अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये निगेटिव चार्ज बता दिया, अगर ये निगेटिव और अट्रैक्ट कर रहा तो पक्का ए पे पॉजिटिव होगा, ठीक है? दोनों जगह ए पे पॉजिटिव है, चलेगा। और अगर ये पॉजिटिव सी को रिपेल कर रहा है तो पक्का सी निगेटिव होगा, सी निगेटिव होना चाहिए। सॉरी, रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव होगा कि सेम नेचर के चार्ज रिपेल करता है तो सी पॉजिटिव। इसमें भी है, इसमें भी है। अट्रैक्ट कर रहा तो ये पक्का निगेटिव होना चाहिए। कौन निगेटिव होना चाहिए? बी निगेटिव होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? निगेटिव, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव होना चाहिए, दोनों में निगेटिव है। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा तो डी मस्ट बी अट्रैक्ट कर रहा तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप डी को पॉजिटिव मानोगे तो पॉजिटिव ई को तो अट्रैक्ट कर सकता है ना? कैसे बेटा? देखो इंडक्शन से। कैसे? इंडक्शन से। तो फिर डी को आप क्या मानोगे? न्यूट्रल। सर न्यूट्रल यहां पे अट्रैक्शन कैसे शो करेगा? न्यूट्रल अट्रैक्शन इसलिए शो करेगा क्योंकि जो बी निगेटिवली चार्ज ना, वहां पास में कंडक्टर रखोगे तो उसके साथ अट्रैक्शन तो हो ही सकता है ना। अचार्ज्ड बॉडी कैन attract another uncharged body, आप कहोगे नहीं सर हमने तो डी को पॉजिटिव मान लिया था, अगर हम पॉजिटिव मान के चले तो भी तो सही हो सकता है सी। चलो तुम इसको पॉजिटिव मानते हो तो तुम ई को क्या मान रहे थे? सर अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन हम ई को 0 मान रहे थे। बेटा अगर तुमने इसको पॉजिटिव माना और इसको 0 मान के बोला कि देखो ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा, तो इस न्यूट्रल और इसके बीच में अट्रैक्शन कैसे हो गया? मतलब एक न्यूट्रल और एक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है,
और तुम इसको पॉजिटिव मान लेते हो और इस पे नो इफेक्ट है, तो ये कंट्राडिक्टरी बात हो गई ना यार। मुस्कान प्रवीण अभी भी बी पे अटकी है। ठीक है बेटा मुस्कान, कोई बात नहीं, ये फील करो कि तुम इसको बी बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोल लो बेटा, बोलो बी बोलो। बेटा मुस्कान, अगर ये बी है और तुमने बोला कि ये न्यूट्रल है क्योंकि अनचार्ज और ये चार्ज तो कोई इफेक्ट नहीं, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कैसे किया? समझ रहे हैं आप? गलती से मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी शर्मा, सॉरी सर, गलती कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये एमआर वाला सवाल है, तो एमआर वाले सवाल में थोड़ा सा बुद्धि लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप गलती करेंगे, आप नहीं करेंगे तो मैं थोड़ी ना करूंगा, गलती तुम ही करोगे। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, अगर मेरे से गलती हो जाए तो आई शुड से सॉरी, बिकॉज आई डोंट सपोज टू डू मिस्टेक, बिकॉज आई एम टीचर, लेकिन यू आर स्टूडेंट, यू कैन डू मिस्टेक, तभी तो सीखोगे। गलती करके ही तो बच्चे सीखते हैं, है ना बेटा? गलती करके तो बच्चे सीखते हैं। अगर आप गलती नहीं करते तो पढ़ने थोड़ी ना आते, आपको सब आता फिर, है ना? मेरा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा, सीखने को मिला ना, सीखने को मिला ना कि a चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है, तो चलो ये सवाल भी मैंने कर लिया और रिवीजन भी हमने कर लिया। अब अपने अगले गोल की तरफ जाते हैं, अपने गोल की तरफ जाते हैं। When a conducting soap bubble is negatively charged, then एक कंडक्टिंग सोप बबल है, मतलब सोप बबल कंडक्टिंग होता है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसको निगेटिव चार्ज दूं, देन इट साइज स्टार्ट वेरिंग आर्बिट्ररी, मतलब आर्बिट्ररी मतलब कभी ज्यादा कभी कम, है ना? इट एक्सपैंड, इट कंट्रैक्ट, नो चेंज इन साइज टेक प्लेस, है ना? तो बताइए क्या होगा, इट एक्सपैंड और इट कंट्रैक्ट। तो देखो कि बेटा कंडक्टिंग है और तो उसको निगेटिव चार्ज दो, तो ये निगेटिव एक दूसरे को क्या करना चाहेगा सर? रिपेल करना चाहेगा, और रिपेल करेंगे तो ये फैलेंगे, हाँ, तो एक्सपैंड करेगा। यस टू इज योर करेक्ट आंसर। बेटा ये वाला तो सही हो गया ना? चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 आंसर होगा। नो चेंज इन साइज टेक प्लेस, हाउ सर? बिकॉज निगेटिव डज नॉट अट्रैक्ट और रिपेल। अच्छा, नहीं सर, निगेटिव रिपेल्स, but it repels only. Why size will increase? Because this is flexible. Soap bubble is flexible, you know. Soap bubble is a flexible, man. Hence, when same charge repels each other, then it will expand. Okay, man. अगर मैं सवाल चेंज कर दूं, if soap bubble is given a positive charge, if soap bubble given a positive charge, given positive charge, then also expand. then also expand. अगर तुम एक सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दोगे, then it's also expand. Same, because positive also repel, man. Positive will also repulsion, will also show repulsion. Correct? अरे कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले सी हो जाए, बहुत मारूंगा। मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि निगेटिव सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दिया है, नहीं बेटा। इफ सोप बबल गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, अ न्यूट्रल सोप बबल, इंडिविजुअल, नया सवाल है ये। एक बच्चा बोला पिछले सवाल में मेरा ए आ रहा है। बेटा तू अकेला ही है जिसका ए आ रहा है, बाकी सबका बी एंड सी आ रहा है। तो देख अब तेरे अकेले के लिए अब मैं कैसे करूं बता। ए और बी में अट्रैक्शन है, हाँ चल ठीक है। ई पॉजिटिव, बेटा अगर ई पॉजिटिव होगा तो, और डी को तू बोल रहा है 0 क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, सारा नेचर सेम है। ई को तू बोल रहा है पॉजिटिव तो अट्रैक्शन शो करेगा, और सी पॉजिटिव है। एक मिनट, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी पॉजिटिव, हाँ तो ठीक है। डी को तू कह रहा है कि 0 है, न्यूट्रल है। डी को तू कह रहा है कि न्यूट्रल है और ई पॉजिटिव है।
न्यूट्रल है और ई पॉजिटिव है। जब ये न्यूट्रल है और ई पॉजिटिव है तो बेटा इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा ना, इन दोनों में नो इफेक्ट है। अब इन दोनों में नो इफेक्ट तभी आएगा ना जब ये दोनों जीरो होंगे, तभी तो नो इफेक्ट आएगा। बेटा बकलोल रहो, बेटा बकलोल। डी और ई में ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन आ जाएगा ना। डी और ई में नो इफेक्ट इसीलिए कि ये भी जीरो ये भी जीरो, तभी तो न्यूट्रल होगा। पक चलिए तो देख, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज। तो पहले आपने बोर्ड पास किया होगा तो बोर्ड में कम से कम थ्योरी के लिए रटा होगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो किस काम में यूज होता है, किस काम में यूज होता है। किस काम में यूज होता है बताओ, किस काम में यूज होता है। बताओ किस काम में यूज होता है। तो आंसर टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज और टू डिटेक्ट एंड टेस्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों तो गलत हो गए। टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज और टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होगा। डिटेक्ट की मेजर, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्यजनक जवाब। टू डिटेक्ट, क्या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को मेजर नहीं करता? नो, ये चार्ज के एग्जैक्ट अमाउंट को कभी मेजर नहीं करता, ये सिर्फ चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करता है। तो आइए हम पढ़े गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज टू डिटेक्ट चार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है सुनिएगा, ये एक बहुत ही सिंपल एपरेटस होता है, बहुत ही सिंपल एपरेटस होता है, जिसमें हम यहां पे एक लगाते हैं नॉब। ये देखिए नॉब है, नॉब को हम शार्प पॉइंट नहीं बनाते, एक स्फीयर बनाते हैं और उससे एक वायर जोड़ के यहां पे एक प्लेट लगा देते हैं। बेटा ये प्लेट जैसा होता है, ये ऐसा प्लेट जैसा होता है। मैं आपको बताऊं, ये आपको एक लाइन जैसा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में शार्प प्लेट जैसा होता है, ऐसा होता है, देखिएगा ऐसा होता है, ये प्लेट होता है। तो जो ए और बी आपको दिख रहा है ना, वो ऐसा प्लेट जैसा होता है और इसको हम शार्प बनाते हैं। ठीक है सर। अब इनिशियली ये अनचार्ज्ड है, पूरा सिस्टम न्यूट्रल है, कंप्लीट सिस्टम जो आपका ये दिख रहा है ये क्या है, न्यूट्रल है, पूरा सिस्टम न्यूट्रल है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे एक चार्ज्ड रॉड लाया और इस चार्ज रॉड को इस नॉब से टच करा दिया। किससे टच करा दिया बेटा? नॉब से टच करा दिया। तो क्या करेगा, नॉब कंडक्टिंग होता है, ये सारा मटेरियल कंडक्टिंग लगा हुआ है, तो नॉब इस चार्ज को अपने थ्रू कंडक्ट करा लेगा और सारे चार्ज को ए और बी प्लेट पे दे देगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सारे नहीं पता तो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, अगर नहीं पता सर हमें तो पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं बेटा, पता चल जाएगा। ये सारा चार्ज रॉड से फ्लो करा के प्लेट पे आ जाएगा। सर प्लेट पे क्यों आ जाएगा सारा चार्ज? ये चार्ज को शेयर करेगा ना, सारा चार्ज क्यों आ जाएगा? अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर से टच करा दोगे तो कुछ चार्ज यहां पे फ्लो करके आ जाएगा, कुछ चार्ज इसके पास ही बचेगा, नहीं सारा चार्ज आ जाएगा फ्लो करके। अगर इस चार्ज रॉड को कनेक्ट कराओगे तो इसका सारा चार्ज फ्लो करके यहां पे आ जाएगा और दोनों प्लेट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि दोनों प्लेट आइडेंटिकल। ऐसा कैसे? सारा चार्ज क्यों फ्लो करेगा? सारा चार्ज क्यों फ्लो करेगा? सारा चार्ज क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का जवाब एकदम सही है, क्योंकि चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। चार्ज को अगर गलती से कहीं शार्प पॉइंट दिखा दोगे ना, वो बौड़ा जाता है, एकदम बौड़ा जाता है, पागल हो जाता है। तुम किसको देख के पागल हो जाते हो? तुमको भी कोई चीज पसंद होगा ना, होश हवास खो देते हो किसी चीज को देख के। उसी तरीके से जो चार्ज होता है ना, वो शार्प पॉइंट देख के ना एकदम बौड़ा जाता है, पगला जाता है शार्प पॉइंट के लिए और भाग के शार्प पॉइंट पे पहुंच जाता है। अच्छा, कल वाले सवाल का जवाब मैंने नहीं बताया था। जब मान लो कोई लड़की वेंडिग्राफ जनरेटर पे हाथ रखती है तो उसके बाल ऐसे ऐसे खड़े क्यों हो जाते हैं? उसके बाल खड़े इसलिए हो जाते हैं और फैल इसलिए जाते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में सबसे शार्प पॉइंट क्या है बेटा? हेयर।
सबसे ज्यादा शार्प पॉइंट क्या है? हेयर। तो यहां से चार्ज फ्लो करके शार्प पॉइंट को ढूंढता है और हेयर के एज पे जाके इकट्ठा हो जाता है। सारे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सारे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब ये प्लेट में रिपल्सन होगा तो किसी थीटा एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो एंगल है डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्टेड एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज होगा उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। देखिए, अ लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल apparatus डिटेक्ट एनी चार्ज, नॉट टू मेजर चार्ज, इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, इट नॉट टू मेजर चार्ज, इट यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज। It consists of two metal leaves, OA and OB. This is two metal leaves. पत्ती, leaves मतलब पत्ती, leaves मतलब पत्ती। Free to rotate about O, ऐसे 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 ऐसे। Free to rotate about O का मतलब है इस O के about free to rotate ऐसे 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 ऐसे। Free to rotate का मतलब ऐसे, समझ आया? सर करंट भी तो लग सकता है सर जी। हां, तू मत जाना, झटका मार देगा। इनिशियली बोथ आर वेरी स्लाइटली सेपरेटेड। क्यों सर? अब होगा ऐसे ही, एकदम चिपका के नहीं रखा है, न्यूट्रल कंडीशन में थोड़ा ऐसे है, खुला है, थोड़ा सा जगह है। When charged object is touched to the metal knob at the top of the conducting rod, charge flows from knob to the leaf through the conducting rod. As the leaf are now charged similarly, similar charge हो गया, they start repelling and get separated, and thus separated angle is called deflection angle, that is directly proportional to magnitude of charge. ओके, लेकिन मेरा एक सवाल है, सर ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मेजर तो कर लेगा ना? नहीं बेटा नहीं, यहां पे बताएगा थोड़ी ना कि कितना चार्ज आया है। यहां पे ये थोड़ी ना बताया कितना चार्ज आया है, यहां पे बस ये पता चल रहा है कि मान लो इस रॉड को मैंने टच कराया तो कुछ 30 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, अब दूसरे रॉड को टच कराया 40 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, तो मुझे पता चला दूसरे वाले पे चार्ज ज्यादा था। बस एक तो ये बात हो गई। अब हमारे यहां का साइंटिस्ट रामलाल, वो बहुत ही तेजस्वी है। रामलाल कहता है ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। रामलाल भी अपना साइंटिस्ट है, जिसने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था, उसे कहता है आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई टच? आई डोंट लाइक टच। व्हाई टच ओनली? आई डोंट लाइक टच। ये जब से इलेक्ट्रोस्टैट शुरू हुआ है सबसे टच का खेल रहा हो। आई डोंट लाइक टच, व्हाई टच? क्या विदाउट टच काम नहीं चलेगा? क्या विदाउट टच काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। व्हाई टच? रामलाल आस्किंग, एंड दिस इज वेरी इनोसेंटली आस्किंग द क्वेश्चन कि व्हाई टच? क्या विदाउट टच काम नहीं चलेगा? तो आप बताना चाहेंगे व्हाई टच? आई डोंट लाइक टच। व्हाई टच? सर 2 दिन पहले युगांडा का प्रिंस था। हाँ 2 दिन पहले वो युगांडा का प्रिंस था। 2 दिन पहले, आप सही कह रहे हैं, वो युगांडा का प्रिंस था, लेकिन पिंकी के चक्कर में आके वो साइंटिस्ट बन गया। पिंकी के चक्कर में आके साइंटिस्ट बन गया। बताइए, क्या बिना टच काम नहीं चलेगा? क्या बिना टच काम नहीं चलेगा? चल जाएगा।
जो एक बच्चे बोले चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो चार्ज ट्रांसफर कराना जरूरी थोड़ी ना है। रामलाल हेट टच, रामलाल हेट टच। जब से पिंकी ने उसको धोखा दिया है, ये टच करना नापसंद करता है। तो वाई टच करना जरूरी है क्या? नो नेवर, टच करना जरूरी नहीं है। तो बिना टच के गोल्ड लेफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करेगा? बिना टच के भी गोल्ड लेफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करेगा, एकदम जोरदार तरीके से काम करेगा। मान लीजिए कि ये गोल्ड लेफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये आपका ओए और ये आपका ओबी, ठीक है बेटा, बहुत थोड़ा सा है। अब यहां पे रॉड लाएगा, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे बच्चे आप लोग, प्लस 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 प्लस, और बहुत पास ले आएगा, बहुत पास ले आएगा। तो जब ये बहुत पास लाएगा तो ये प्लस 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 होने की वजह से इस कंडक्टर में ये माइनस को अपने पास खींच लेगा, माइनस को अपने पास खींच लेगा। सर पहले से ये क्या था? न्यूट्रल, पहले से पूरा न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल है। ना तो इसका नॉब चार्ज है, ना तो इसका प्लेट चार्ज है, ना तो इसका नॉब चार्ज है, ना तो इसका प्लेट चार्ज है। बेटा कुछ भी चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी चार्ज नहीं है। ना तो इसका नॉब चार्ज है, ना तो इसका प्लेट चार्ज है। अब इसने क्या किया कि एक चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को बहुत पास लाया। बहुत पास लाने से जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो धोखा देके इसके भागना चाहेंगे दूर, तो यहां पे माइनस आ गया। अब ये माइनस पैदा लिया है क्या? मैं जो पूछ रहा हूं ना, बहुत छोटी बात पूछ रहा हूं, लेकिन इस सवाल का अगर तुम प्रिसाइज जवाब दे दोगे ना तो मजा आ जाएगा। ये न्यूट्रल था, जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को पास लाया, टच नहीं कराया, तो यहां पे माइनस आ गया। कहां से आया? पैदा लिया क्या माइनस? आया कहां से माइनस? ये माइनस आया कहां से? मजा आ जाएगा अगर बेटा जवाब दे दोगे ना, तो मतलब मुझे मोक्ष मिल जाएगा अगर तुम इसका प्रिसाइज जवाब दे पाए तो। माइनस कहां से आया? ये माइनस आया कहां से? कहां से पैदा लिया क्या? पहले तो नहीं दिखाई दे रहा था, पहले तो न्यूट्रल थी पूरी चीज। तो माइनस आया कहां से? आया कहां से? नहीं, पैदा नहीं लिया तो आया कहां से? फ्री इलेक्ट्रॉन है वो। अच्छा, पहले कहां था? सर पहले भी था, लेकिन वो पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। हर जगह, हर जगह जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब होगा क्या कि इस रॉड को यहां लाओगे तो जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव थे। जैसे ही रॉड पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो सारे निगेटिव को पास पास अट्रैक्ट कर लेगा ये, और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जितने निगेटिव थे इसके यहां यहां यहां, जितने भी निगेटिव थे, जितने पॉजिटिव थे उतने निगेटिव थे। देखो इसलिए इसको मैंने न्यूट्रल लिखा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्या करेगा? जहां जहां इलेक्ट्रॉन थे फ्री वाले उसको थोड़ा पास खींच लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव को पास बुलाएगा, पॉजिटिव को दूर ले जाएगा। तो इधर सिमिलर नेचर के चार्ज आ जाएंगे दोनों पे। पहले भी यहां पे चार्ज थे, लेकिन ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। अब सिमिलर नेचर के चार्ज आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पहले के कंपेयर में अब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, तो काम तो वही किया टच कराने से और ना टच कराने से, बात तो एकदम बराबर रही। देखिए टच कराया तो भी सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे फ्लो कर गया, और बिना टच के इसका चार्ज भी बच गया, और ये डिफ्लेक्शन भी उतना ही शो कर दिया। तो क्या लगा? रामलाल हमेशा बकलोली वाला बात करेगा, कभी कभी बुद्धि वाला बात भी करता है वो। कितना जोरदार बात किया बताओ। बोला कि वही टच, क्यों अंदर चार्ज दे रहे हो? बिना टच का इसने वही काम कर दिया। बताइए मजा आया कि नहीं आया? बताइए मजा आया कि नहीं आया? क्या आपको गोल्ड लेफ इलेक्ट्रोस्कोप थोड़ा समझ आया? एकदम थोड़ा सा, ज्यादा समझते ही नहीं अपन, एकदम बहुत छोटी छोटी बात करते हैं, एकदम छोटी छोटी बात करते हैं। क्या थोड़ा समझ आया? थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा। थोड़ा सा समझ, एकदम थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा समझ आ गया, थोड़ा ही समझना है, थोड़ा ही समझना है। एक ही दिन में तो पीएचडी नहीं करेगा। एक सवाल करते थोड़ा समझ के। When a plastic rod rubbed with a wool brought near the knob of a negatively charged gold leaf electroscope. अब ये कह रहा है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये नॉब है, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज कहां रहेगा? सर पत्ती पे रहेगा, ये बॉब पे तो ही नहीं रहेगा। तो देखो स्फेयर है, ये तो शार्प पॉइंट थोड़ी ना, ये तो स्मूथ पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट है, तो निगेटिव चार्ज यहां रहेगा। ओके, अब क्या कर रहा है? प्लास्टिक रॉड को बुल के साथ रब कर रहा है। तो जब प्लास्टिक रॉड को बुल के साथ रब करते हैं तो बुल से निगेटिव चार्ज फ्लो करके प्लास्टिक पे चला जाता है, एक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और बुल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस प्लास्टिक रॉड को यहां ला रहे हैं,
ब्राउट नियर, टच कराया कि नियर लाया? सर नियर लाया। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा? ये थीटा एंगल से कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब चिपक जाएगा, डायलेट कर जाएगा, स्टार्ट ऑसिलेटिंग और कोलैप्स कंप्लीटली। क्या आंसर होगा? स्टार्ट ऑसिलेटिंग, डायलेट, कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा? अगर मैं इस निगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड को इसके पास ले आऊं तो क्या होगा? पास ला रहा हूं, टच नहीं करा रहा हूं, पास ला रहा हूं, टच नहीं करा रहा हूं, बताओ क्या होगा? अरे मजा आ गया साहब, तूने ज्यादा समझा नहीं था, थोड़ा समझ के सही जवाब दे रहा है तू। डायलेट, यस सर, हाउ? सी सी। अब इस रॉड को तुम जैसे निगेटिव चार्ज रॉड को यहां पे पास रखा तो निगेटिवली चार्ज रॉड कोशिश करेगा कि इसमें कहीं अगर और पॉजिटिव चार्ज पकड़ के लाने की, अट्रैक्ट करने की गुंजाइश है तो ले आएगा। तो कुछ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां पे आएगा उतना ही एक्सेस निगेटिव चार्ज यहां आएगा, तो दोनों पे निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो दोनों और फैल जाएगा, डायलेट कर जाएगा, रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन, ड्यू टू मोर रिपल्सन, ड्यू टू मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। ले, मजा आया कि नहीं आया? यस, जोरदार जोरदार, मजा आ गया। चलो सवाल देखते हैं। अ चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हैज इट्स लीफ अपार्ट बाय अ सर्टेन अमाउंट हैविंग इनक्लोज्ड एयर। अच्छा, कुछ सर्टेन अमाउंट चार्ज है, मुझे नहीं पता कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, एयर अंदर है। When the electroscope is subjected to X-ray, then the leaves, एक्सरे यहां से पास कराया। बेटा एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज से इंटरैक्ट नहीं करता, वो चार्ज से इंटरैक्ट नहीं करता, समझ में आया? चार्ज से इंटरैक्ट नहीं करता, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अरे सॉरी, मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज, तो जैसे एक्सरे यहां से पास करेगा तो एक्सरे होता है बेटा न्यूट्रल, वो चार्ज से इंटरैक्ट नहीं करता है। एक्सरे होता है न्यूट्रल, वो चार्ज से इंटरैक्ट नहीं करता है, ठीक है? ओके, तो सर अब वो चार्ज से इंटरैक्ट नहीं करेगा, पास कर जाएगा, तो क्या आंसर होगा? 4 रिमेन्स अनअल्टर्ड। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। कोई बात नहीं, आपका जवाब 4 था, आपको सीखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि आपने गलत बताया, दिस इज गुड, दिस इज अ गुड थिंग। अगर आप सही बताते तो आपको सीखने को कुछ मिलता ही नहीं। आप गुड थिंग कि आप गलत बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। आइए देखते हैं, कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं, 2 भी गलत है। स्टार्ट ऑसिलेटिंग क्या होता है यार? अब आइए देखते हैं, अब कुछ और तुक्का लगाओगे क्या? अच्छा, तू तुक्का लगाना शुरू कर दिया तुमने? अरे अब तो 2 गलत कर दिया मैंने, अच्छा तीसरा आप कर दिया। रजब अली कह रहे हैं कि अब 3 हो जाएगा सर। बेटा, अरे ओ बेटा रामलाल, देखो एक्सरे जो आएगा तो ड्यू टू एक्सरे एयर विल आयोनाइज। मतलब एयर आयोनाइज हो जाएगा सर। आयोनाइज मतलब जो एयर मीडियम है, एक्सरे की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना, एयर को आयोनाइज कर देता है, मतलब एयर को पॉजिटिव और निगेटिव में तोड़ देगा। अच्छा, हां, अब माना कि ये पहले पॉजिटिव चार्ज था, लेट पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे ही एयर पॉजिटिव और निगेटिव में टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, एयर में ही तो है, पास में तो है एयर, और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव दूर भागेगा और निगेटिव को अट्रैक्ट करा के अपने पास चिपका लेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये काम यहां भी होगा, निगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। जैसे न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव को अट्रैक्ट करके अपना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो ये जो एंगल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन कम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलैप्स। फर्दर डायलेट नहीं, कोलैप्स। लेकिन ये तब ना जब आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज माना था। अगर मैं यहां पे पहले निगेटिव चार्ज मान लेता, पहले क्या मान लेता? निगेटिव चार्ज। अब एक्सरे आया तो एक्सरे तो एयर को तोड़ देगा, एक्सरे की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये प्लस माइनस में टूटेगा। तो अब ये जो पहले से निगेटिवली चार्ज था, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज होगा और निगेटिव को रिपेल कर देगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले से पॉजिटिव चार्ज है,
या निगेटिव चार्ज है, इस बात से फर्क पड़ ही नहीं रहा। जैसे ही वो आयोनाइज होगा तो सेम नेचर के चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, अपोजिट को रिपेल कर लेगा, और सेम नेचर चार्ज को अट्रैक्ट करके, सर अट्रैक्ट करके एकदम चिपका लेगा क्या? सर टच करा लेगा क्या? एकदम चिपका लेगा क्या? हाँ बेटा, वो तो एयर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में तो है, कॉन्टैक्ट में तो है एयर, वहीं पे +-2 था, प्लस दूर और -5 तो न्यूट्रलाइज। इसका आंसर 4 हो सकता था। if there is vacuum inside the electroscope, electroscope, then it remains unchanged। मतलब कितने लोगों को यह बात एकदम ही जोरदार चमका? अब थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा। कितने लोगों को यह बात एकदम जोरदार चमका? बताइए कितने लोगों को एकदम जोरदार चमका? अब थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा, अब जोरदार चमकाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा। आइए अब सवाल करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज सो दैट इट लीव्स डाइवर्ज। ओके, इन द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ अफेक्टेड, हाउ इट इज अफेक्टेड व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर इट्स डिस्क। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, given a positive charge so that it leaves diverges, okay, you know how is the divergence of leaf affected when a negatively charged rod is brought near to its disc? Disc मतलब knob when a negatively charged rod brought near नेगेटिवली चार्ज रॉड ब्राउट नियर नॉट टच्ड। सर माइनस अगर लाओगे तो प्लस को अट्रैक्ट करके यहां ले आएगा, तो कुछ जो यहां पे एक्सेस पॉजिटिव था वही तो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाएगा। 2 इज अ करेक्ट आंसर। भाई साहब धुआं कर दिया सवाल को तूने। 99% बच्चों का जवाब 2 है। मजा आ गया एकदम। 99% बच्चों का जवाब 2 है, मतलब इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूं। 99% बच्चों का जवाब 2 है। 1-2% का जवाब 1 आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल मैन, हाउ इट इज पॉसिबल, थिंक अगेन। When a 20 coulomb rod is touched to the knob, then deflection of leaf is 5 degree. देखो 20 coulomb rod, charged rod, touched to the knob, then the deflection is 5 degree. And when the identical rod of -40 coulomb is touched, then नहीं, when मतलब separate, अनचार्ज में ये टच किया है। ये कह रहा है when मतलब एक बार +20 coulomb सेपरेट टच करा है। दूसरी बार when a identical rod of -40 coulomb is touched, then deflection was found to be 9 degree. If an identical rod of 30 coulomb is touched, then the deflection may be तो सोच के जवाब दो क्या होगा। 5 डिग्री 20 coulomb चार्ज पे +20 coulomb चार्ज पे 5 डिग्री का आया, और -40 coulomb में क्या फर्क पड़ता है, वो मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, अमाउंट तो -20 दोनों पे जाएगा, तो ये हो गया था 9 डिग्री। तो 30 coulomb इसके बीच में है, तो इसके बीच में डिफ्लेक्शन रहेगा, तो मेरे हिसाब से 7 डिग्री आएगा। इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी नहीं, तो मैथ का सवाल है, लॉजिकल तरीके से इसको करना है। सी इज योर करेक्ट आंसर। एक बच्चे का 2 डिग्री आ रहा है, कैसे बेटा? सबका सी है दादा, सबका सी है। एकदम कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, चैट में, घर में आग लगा दो। पूछेंगे क्या हो गया? अरे आज बहुत जोर से चमका है, आज मैं किसी को नहीं बचने दूंगा, सब में आग लगा दूंगा। स्कूल में जाके आग लगा देना, मोहल्ले में आग लगा दे,
भूसौली में आग लगा दें। सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी इज योर करेक्ट आंसर। आइए अब आते हैं अपना नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो आज की क्लास का था गोल्ड लीफ रिएक्टोस्कोप के बाद, वो था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ नथिंग बट एनालॉजी ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने देखा होगा कि कूलम्स चचा ने एक्चुअल में किया क्या था कि न्यूटन चचा के फॉर्मूले को कॉपी नहीं किया था बे, उससे हिंट लिया था। सर उसी को कॉपी करना कहते हैं। चलो जो भी है, ग्रेविटेशन में दो मासेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसकी वैल्यू न्यूटन चचा ने बताई थी, और जिस तरीके से न्यूटन चचा ने ड्राइव किया था उसी तरीके से कूलम्स चचा ने दो चार्ज के बीच में फोर्स को ड्राइव किया। लेकिन इसमें फर्क है, मासेस बेटा सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, वन टाइप ऑफ मास। दिस इज वन टाइप ऑफ मास। मास सिर्फ होता है केजी पॉजिटिव में, निगेटिव मास नहीं होता। हेंस देयर इज अ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। मास एक ही तरह का होता है, इसीलिए दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स एक ही तरह का होता है। लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, इसलिए उनके बीच में लगने वाला फोर्स दो तरह का होता है, मे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अब मान लीजिए एक चार्ज है कुछ Q1 प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है प्लस Q2। तो सबसे पहले कूलम्स चचा ने बताया कि ये वाला जो चार्ज है वो Q2 पे जब फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स का डायरेक्शन सेम नेचर के होने की वजह से रिपल्सिव होगा, और ये Q1 इस Q2 पे फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में लगा सकता है। फिक्स डायरेक्शन थोड़ी होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन इधर भी तो हो सकता है, अरे उस तरफ लगाना फोर्स। नहीं, फोर्स इधर हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकता है क्या? नहीं, तो फोर्स होगा किधर? फोर्स होगा किधर? होगा किधर? तो कूलम्स चचा ने बोला कि देखो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, इनके फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होगा। मतलब मान लो इस Q1 और Q2 को मैंने इस लाइन से मिलाया तो इस लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होगा। मतलब दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, हर एक स्टेटमेंट बेटा ध्यान से सुनिएगा, जितना समझाऊंगा ना ढंग से सुनिएगा। अब कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होगा, मतलब ये जो फोर्स होने वाला है वो फोर्स सेंट्रल होता है। सर सेंटर मतलब दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन की तरफ। तो दोनों के सेंटर को ये लाइन मिला रहा है, अब फोर्स लगने वाला रिपल्सिव तो इस तरफ होगा, इस पे फोर्स। तो सर इसमें Q2 पे किधर होगा, Q1 पे किधर होगा? Q1 पे इस तरफ होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इनके लाइन ज्वाइनिंग के अब एक की डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये होगा बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग है, इसलिए हम कहते हैं दिस कूलम्बिक फोर्स, this force is central along the line joining, तो लाइन ज्वाइनिंग के along अवे की टुवर्ड्स। तो ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स। अब दो बातें हैं, ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, दो बातें। अब दोनों बातें हम एक ही चीज से नहीं निकालेंगे, ये बात दिमाग में सेट करना ना, एकदम तुम्हें लगेगा कि आंतरिक सुख का अनुभूति होगा तुम्हें, मतलब अंदर से मजा आएगा। अब दो चीजें होती है वेक्टर फिजिकल को, हाँ वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है वेक्टर है। तो वेक्टर में दो चीजें होती है कि कितना और किधर। ये दोनों बातें कूलम्स नहीं बताएगा, कूलम्स तो ये बताएगा कितना। सर किधर कैसे निकालेंगे?
तो किधर निकालेंगे हम? बुद्धि से। अगर दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो बाहर की तरफ, और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो अंदर की तरफ। यह डायरेक्शन हम निकालेंगे बुद्धि से। और मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स के फॉर्मूले से जो कहता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगा रहा है। यह सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के डिस्टेंस के होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये आर क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये स्केलर फॉर्म है, कूलम्ब का स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। यहां पे Q1 और Q2 को साइन के साथ नहीं रखना है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए, चार्ज अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव रखिए। छोटी बात है यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सर क्या बात कर रहे हो? अगर -5 कूलम्ब चार्ज है तो हम 5 ही रखेंगे। हां, -5 नहीं रखना, -5 नहीं रखना, 5 ही रखना है। तो सर +5 और -5 कुछ भी होगा तो हम मैग्नीट्यूड रखेंगे बस। हां, तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा +5 और -5 होने में फर्क पड़ेगा। किस चीज का? डायरेक्शन का। तो सर डायरेक्शन इस फॉर्मूले से सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, तो फिर डायरेक्शन बुद्धि से। तो दो चीजें यहां पे, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से, डायरेक्शन बुद्धि से, डायरेक्शन बुद्धि से। ओके, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सर अब मान लो कि एक रॉड है जिसपे +Q चार्ज है, और यहां पे +Q चार्ज ले लिया, और यहां पे +Q चार्ज है। अब बताओ यहां पे डिस्टेंस कौन सा लोगे? हाई वाला, हाई वाला, हाई वाला कि हाई वाला? कौन सा डिस्टेंस लोगे? कौन सा डिस्टेंस लोगे? तो ये तो कूलम्ब बताएगा। अब कूलम्ब से मैंने पूछा कि हां बेटा, सॉरी चचा, कूलम्ब से मैंने पूछा, हां चचा बताइए जाओ कि यहां पे अगर रॉड होता तो कौन सा डिस्टेंस लोगे? तो कूलम्ब चचा पता है क्या कहते हैं? हक बुर्बक। एक तो वाह, स्वाति कुमारी करी सर लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर उसके सेंटर से। सुन 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 सुन, एक बड़ी चीज होती है, जिस बात का तुम जवाब दे रहे हो ना, उस बात का जवाब सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब तुम्हें सुन के ना थोड़ा शर्म आना चाहिए, पर देखते हैं तुमको शर्म आता है कि नहीं आता है। जिस सवाल का तुम जवाब दे रहे हो ना, उस सवाल का जवाब कूलम्ब चाचा देने से मना कर दिए। कूलम्ब चाचा कहते हैं कि नहीं, हम ये वाला जो फॉर्मूला है ना नहीं लगा सकते। और तुम साले सबके सब जवाब दिए जा रहे हो। कितना बकलोल हो, सोचो। मतलब मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं ये। मतलब जो कूलम्ब्स नहीं बता पा रहा हो तुम बता पा रहे हो, जो कूलम्ब्स नहीं बता पाया हो तुम बता रहे हो। कूलम्ब चाचा ने कहा कि रुको 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 रुको, एक बात लिख लो फॉर्मूले से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री। चार्ज सिमेट्री ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री। तो सर अगर रॉड और हुआ तो कहता है कि न्यूटन भैया जो है मेरे, वो तुमको इंटीग्रेशन सिखाए थे कि नहीं? तो हाँ, न्यूटन भैया ने हमारे लिए चचा हैं, इसके तो भैया हैं बकलोल। कूलम्ब कहता है कि अगर रॉड अगर कुछ हो जाएगा, डिस्क रिंग रॉड अगर हो जाएगा, रॉड डिस्क रिंग अगर हो जाएगा, तो हमारे न्यूटन भैया ने तुमको इंटीग्रेशन सिखाया था, वो लगाना, वो लगाना। सॉरी बाबा, मुझे सॉरी मत बोलो, सॉरी टू कूलम्ब चचा, से सॉरी टू कूलम्ब चचा, डोंट से सॉरी टू मी, डोंट से सॉरी टू एमआर बाबा, से सॉरी टू कूलम्ब चचा। भाई साहब, जिसका थ्योरी तू पढ़ रहा है वो बोल रहा है थ्योरी एप्लीकेबल ही, और तू उसको एप्लीकेबल करा दे रहा है।
से सॉरी टू कुलम चाचा। दूसरी बात, कुलम चाचा कहते हैं कि देखो बेटा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। और कोई भी फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कोई भी फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसका रेंज इनफाइनाइट होता है, उसका रेंज इनफाइनाइट होता है। लाइक ग्रेविटेशन, रेंज इनफाइनाइट का मतलब है कि दो चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस तक ले जाते रहेंगे ना, दूर तक, तब तक फोर्स लगाता रहेगा, तब तक वो फोर्स लगाता रहेगा। अच्छा एक चीज और सुनना, मैं कई बार देखता हूं, मतलब मैं कोशिश करता हूं, ये चीज मिनिमम है, लोग पढ़ाते हैं तो ये पूरा लिख के लाते हैं, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, कंजर्वेटिव, इनफाइनाइट रेज, डिपेंड्स ऑन, ये सारी चीजें लिख के लाते हैं, जैसे मैं लिख के लाया हूं। और यहां से मैं तुमसे पूछा, अगर मैं लिख के लाया होता तो तुम यही जवाब देते, क्योंकि तो लिखा हुआ है, पढ़ के जवाब दे देते, और मैं अंडरलाइन करके तुम्हें बता देता। अब तुम्हें लगता कि वाह यार ठीक है, तो हमें आता है, लेकिन सोचना एक चीज कि भाई तूने गलती करी और फिर तुम्हें वो चीज बताया गया और यह भी समझाया गया कि अगर ना होता तो हम कैसे करते। विच मेथड इज गुड, विच मेथड इज गुड। भाई साहब इसको कहते हैं प्योर ऑफलाइन टीचिंग। ये सारी चीजें तो तब आ गई ना, पीपीटी बना के लाया और रीड कर दिया भाई साहब, पीपीटी बना के लाया, दिस अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन, दिस एंड दिस, हेंस दिस एंड दिस, हेंस यू नो दिस, हेंस यू नो दिस, ओके यू नो ऑल द थिंग्स, समझ आ गया नहीं आया, अरे दिस इज दिस, ओके बेटा जी, बहुत बढ़िया बेटा जी, आई लव यू बेटा जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आइए बेटा जी, आइए बेटा जी, रेंज इनफाइनाइट होता है। अब सुनिएगा बेटा जी, कोई भी फोर्स अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा और रेंज इनफाइनाइट है तो पक्का वो कंजर्वेटिव होगा, पक्का वो कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव होगा, पक्का वो कंजर्वेटिव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कंजर्वेटिव इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव, दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव। इफ दिस इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, हेंस दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव। ओके नेक्स्ट, ये फोर्स एट अ डिस्टेंस है, ये क्या है, फोर्स एट अ डिस्टेंस, फोर्स एट अ डिस्टेंस। और कोई भी बेटा फोर्स एट अ डिस्टेंस अगर लग रहा होगा तो उसको मेडिएट करने के लिए एक पार्टिकल चाहिए होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन से मेडिएट होता है, यह फोर्स फोटोन से मेडिएट होता है, मेडिएटेड बाई फोटोन, मेडिएटेड बाई फोटोन, मेडिएटेड बाई फोटोन। ओके, तो बताइए क्या क्या समझ में आया। मे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर, दो बातें समझ में आई। नेचर दो होता है क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं। सेंट्रल नेचर का मतलब समझ में आ गया, ओनली वैलिड समझ में आ गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है समझ में आ गया, रेंज इनफाइनाइट होता है समझ में आ गया, कंजर्वेटिव होता है समझ में आ गया, और फोटोन मेडिएट करता है, ये आपको याद रखना है, समझना नहीं, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब बेटा ये जो फोर्स लग रहा है उसका तूने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, याद रखियो, नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या निकाला तूने, मैग्नीट्यूड। सर अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो क्या यहां पे कोई कांस्टेंट आएगा, हां क्या कांस्टेंट आएगा, के, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के, नहीं, ये नॉर्मल कांस्टेंट के है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ये, इसलिए ऊपर एक टोपी लगा दिया मैंने। अब इस के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻12, ऊपर चला जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट यहां पे रख दें और ये स्मॉल के का वैल्यू जो हमने निकाला है, ये के का वैल्यू जो हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दे तो ये कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9, ये पूरा के है, इसकी वैल्यू होगी न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो ये फोर्स तब आएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, ये तब आएगा जब हम बीच में क्या मान लेते हैं, एयर मान लेते हैं। तो ये आएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम Q1 और Q2 के बीच में दूसरा मीडियम डाल दें, ये 4 पाई तो वही रहेगा बेटा, अगर मीडियम दूसरा डाल दे तो यहां पे जो परमिटिविटी है वो किसी दूसरे मीडियम का आएगा, किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी आएगा। इफ अनदर मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस, if another medium is present between the charges, then अब जो फोर्स आएगा बेटा ऑन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। सर ये फर्स्ट चार्ज पे भी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होगा? हां, फर्स्ट चार्ज पे भी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होगा। जॉनी वांगा तान जांगा कह रहे सर मेडिएटेड नहीं है। हां तो नहीं आएगा ना, वो याद रखना है, कुछ चीजें बेटा समझाने वाली चीज समझा। अच्छा एक और चीज, ये लॉ कैन नॉट बी प्रूफ। अब तू ये कहा कि सर आपने लिख तो दिया, इसको प्रूफ कर दो, तो पूछ कुलम चाचा से पूछ। कुलम चाचा कहते हैं कि मैं प्रूफ नहीं कर सकता। काय नहीं कर सकते? कुलम चाचा कहते हैं मैंने कोई इसको मैथमेटिकली ड्राइव थोड़ी ना किया है, मैं तो बस वेरीफाई करके लाया है। तो यू कैन वेरीफाई ओनली कैन नॉट बी प्रूव्ड, दिस लॉ कैन वेरीफाई ओनली कैन नॉट बी प्रूव्ड, राइट? अच्छा, तो दूसरे किसी मीडियम में डालेंगे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ सेकेंड चार्ज और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ फर्स्ट चार्ज, कुछ भी लिखे तो क्या होगा? तो वो होगा Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन मीडियम इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R है तो ये हो जाएगा। ये है मीडियम की परमिटिविटी। सर मीडियम की परमिटिविटी ये और एयर की नॉट। तो जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे, रेंज वाला पॉइंट बताओ नीरज कुमार, जाके ग्रेविटेशन पर क्या आओ। बहुत एनर्जी लगा के समझाया था बेटा नीरज, जेन्यून रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाके ग्रेविटेशन पर क्या आओ। ठीक है, तो जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते थे, यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। अच्छा, इसका रेशियो, यस। तो सर ये तो यूनिटलेस हो जाएगा। हां, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। कौन? रिलेटिव परमिटिविटी। कौन? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। अच्छा, तो मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी? मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी इप्सिलॉन R इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो EM को आप ये भी लिख सकते हैं, और इस EM का दूसरा नाम हम K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर K तो ये पूरा था, नहीं बेटा, वो K के साथ इधर टोपी घेरा हुआ था। इस K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी। सेम ही चीज है। क्या है? सेम ही चीज है। तो इप्सिलॉन R को K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इप्सिलॉन R कहते हैं। ये K ये वाला K नहीं है, ये वाला K नहीं, ये अलग तरह का K है, और ये जो K है वो अलग तरह का है। तो जो फोर्स आएगा ऑन सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू, और ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन M को क्या लिख सकते हैं? इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। सर एक बात बताओ, अगर हम एयर के बिटवीन एयर वाला देखें, इन एयर वाला फोर्स लिखे, तो इन एयर वाला फोर्स क्या था? Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इन दोनों में जरा फर्क देखो, तो ये F नॉट बोल देता हूं, इसको मैं F डैश बोल देता हूं। इन दोनों में फर्क देखो, क्या है? तो सर ये Q1 Q2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एक ER है। Q1 Q2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसमें फर्क देखो कितने का है। सर फर्क इसमें एक इप्सिलॉन R ज्यादा है, उसमें सिर्फ इप्सिलॉन नॉट है। फर्क देखो, इस दोनों में कितने का फर्क है?
सर उसमें Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, इसमें Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं डिवाइड करूं एयर वाला फोर्स, मतलब जो एयर में एफ नॉट इन एयर बटा एफ डैश इन मीडियम, अरे अलग अलग नाम दूंगा ना, बस ऐसे ही बोला मैंने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू अगर एयर वाला ऊपर रखते हो और इसको नीचे रखते हो तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को हम के भी लिख सकते हैं। ओके, तो एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर या एफ नॉट बटा के इज इक्वल टू एफ डैश। मतलब किसी भी मीडियम में हम अगर चार्ज को प्लेस कर दे तो उस मीडियम में जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ELECTRO स्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज डाइलेक्ट्रिक टाइम्स और परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाता है। तो ये तो बेटा था सिर्फ मैथमेटिकल फील, दिस इज नॉट अ फिजिकल फील, दिस इज द मैथमेटिकल फील ओनली। मैथमेटिकल फील, हम अभी इसको फिजिकली आपको महसूस नहीं करा, अभी कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं इसका फिजिकल फील दे रहा हूं, सॉरी मैथमेटिकल फील दे रहा हूं, फिजिकल फील समझना। जैसे मान लो एयर है, अब बिना टच के एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं? ई नॉट का डेफिनेशन क्या है? जस्ट अ कांस्टेंट। कहां है, कहां है ई नॉट? कहां है? एप्सिलॉन नॉट है वो। कैप कहां लगाया मैंने? डैश है, कैप नहीं है। के कैप नहीं होगा। अच्छा ये भाई साहब यार, वो तो ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड है। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी समझते कम है और समझाते ज्यादा है ये बकलोल। लिखे पे कैप नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते कुछ है, अपन लिख कुछ दिए, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना। ठीक है, ये ठीक है बात। हाँ सर, यहां तक बात ठीक है। अब समझना परमिटिविटी का मतलब क्या है सर? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परमिटिविटी बोल रहे हो, चलो ठीक है, तो अलग नाम बोल दिया आपने, अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन है ये एक ही चीज। तो ये करता क्या है? ये करता है कि मान लो दो चार्ज हवा में है, ठीक है सर, हवा में, तो एक दूसरे पे फोर्स एक्चुअल में लगा कैसे रहे हैं? कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, ये तो डिस्टेंस वाला फोर्स है। तो अप्लाई कैसे कर रहे हैं? तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ते हैं ना, तो एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है? अपने आसपास के सराउंडिंग में फील्ड लाइंस क्रिएट करता है, और जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उतना फील्ड लाइंस वो क्रिएट करता है। ओके सर, अब होता क्या है कि एयर से मान लो कि 10 फील्ड लाइंस पास कर रहे थे, 10 फील्ड लाइंस पास कर रहे थे। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 या रिलेटिव परमिटिविटी 2 वाले मीडियम में दोनों चार्ज को रख दिया, तो वो क्या करता है? परमिटिविटी, नाम से पता चल रहा है, परमिटिविटी मतलब कितने फील्ड लाइंस को परमिट करेगा, कितने फील्ड लाइंस को परमिट करेगा, कितने फील्ड लाइंस को परमिट करेगा। उसकी जितनी ज्यादा परमिटिविटी होती है ना, उतना कम फील्ड लाइंस को परमिट करता है। मतलब नाम का उल्टा काम करता है परमिटिविटी। अगर इसकी परमिटिविटी 2 है, मतलब फील्ड लाइंस को उतना गुना कम कर देगा, आधा कर देगा। और फील्ड लाइंस को अगर उतना गुना कम कर दिया तो फोर्स उतना गुना कम हो जाएगा। मान लो कि एयर में फोर्स लग रहा था F0 और किसी के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में हमने उसको रख दिया, तो उतना गुना फोर्स कम हो जाएगा। मतलब उतना गुना उस मीडियम से फील्ड लाइंस कम पास कर पाएंगे, उतना गुना फील्ड लाइंस कम पास कर जाएगा। अमन पाउल सर एक बार और बता दीजिए, क्या बोलना, क्या बताऊं, क्या ये जो चीजें करी है यहां से यहां तक लिखी, ये बताऊं, बताता हूं, ले बताता हूं। इतना आसान चीज है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सर डायरेक्शन गोली मार दूंगा,
गोली मार दूंगा डायरेक्शन की बात करी तो। डायरेक्शन बुद्धि से निकाल, डायरेक्शन बुद्धि से निकाल। तो ये क्या बताएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, ये एफ नॉट है क्योंकि मीडियम यहां पे एयर है, मीडियम इज एयर, क्योंकि यहां पे मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लिखी है। ओके ओके, अगर किसी रैंडम मीडियम में हम जाते हैं तो वहां पे फोर्स लगेगा एफ डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू आर स्क्वायर। ये मीडियम की परमिटिविटी है। हम जानते हैं कि रिलेटिव का मतलब होता है मीडियम बटा एयर के रिस्पेक्ट में, तो EM को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब यहां पे हम EM को एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो सारा टर्म इससे मैच कर जाएगा, एक एप्सिलॉन r एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये हो जाएगा एफ नॉट बटा एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका एफ नॉट बटा के। मतलब दो चार्ज अगर एयर में है, उसमें फोर्स लग रहा है एफ नॉट, उसमें फोर्स लग रहा है एफ नॉट। अगर उन दोनों चार्जेस को हम ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 4, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 4। ये रिमझिम राज को प्लीज अगर कोई देख पा रहे तो ब्लॉक कर देना प्लीज। बेटा थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा, मतलब पढ़ाते पढ़ाते हाफ रहा हूं, समझा रहा हूं, इतनी एनर्जी से सीक्वेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये करे अगर बुद्धि ना हो तो, बुद्धि ना हो तो यहां पे बेकार करो, जाके घर में झाड़ू पोछा मारो। रिमझिम राज, जाके घर में झाड़ू पोछा मारो। क्या कर रहे हो यहां पे? तो रिलेटिव परमिटिविटी, फिर से बोलेगा कि ये के ऐसे वाला क्यों लिख दिया भाई साहब, ले के, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, मतलब उतना गुना कम फोर्स लाइन को पास करेगा, तो उतना गुना फोर्स कम हो जाएगा। यस, सौम्य भट्टाचार्य 4 गुना कम हो जाएगा। यस करेक्ट। क्या 4 गुना कम हो जाएगा ये बता? नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज 4 गुना कम हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन अ चार्ज 4 गुना कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और डायरेक्ट सवाल पूछते हैं इस पे, डायरेक्ट पूछते हैं कि दो चार्ज को हमने एयर में रख दिया, दो चार्ज को हमने एयर में रख लिया, तो उसमें फोर्स लग रहा था टू चार्ज Q1 and Q2 is placed in air, then net force on charges is F naught if it is placed in a water of dielectric constant 81, then find net force on Q2। आओ, नेट फोर्स ऑन Q2 बोलो। आंसर, नाउ नेट फोर्स inside water will be equal to F naught बटा 81। ले बता, फील आया कि नहीं हर एक चीज का? बता, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आई? रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट समझ में आया? एयर की परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होती है। क्या हर एक चीज क्लियर हुआ? यहां पे आपको रिवीजन भी कर दिया मैंने दोबारा, हटाओ, समझ आया? चलो अब ये देखो, वैल्यू फॉर पॉइंट चार्ज, यस। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यस। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने का मतलब ये होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, मतलब इनवर्स नीचे और स्क्वायर हो रहा है डिस्टेंस पे, इसलिए कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। कंजर्वेटिव, यस। इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट, यस। मेडिएटेड बाय फोटोन, यस। डिपेंड्स ऑन मीडियम, यस। मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यस। मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यस। क्या समझ में आया? समझ में आया? चलो अब सुनो, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम सुनो ध्यान से। अब मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज
ऑन चार्जेस या चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल acting on another does not depends on medium. True or false? Yes, first one is true. Very good. First one is true. 100% true. Very good. And what about this statement? What about this statement? Electrostatic force on one charge particle acting on other does not depends on medium. What about this one? This one. Second. False. Yes, very good. मीडियम पे तो डिपेंड करता है ना, ये लिखा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये कैसे हो सकता है? तो फॉल्स होना चाहिए। यस यस यस, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एक्चुअल में दिस इज ट्रू। सर तो इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें किसी एक चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, किसी एक चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो दूसरे चार्ज के प्रेजेंट होने पे और मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल एक्टिंग ऑन अदर, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सब बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल does not depends on medium. Yes, this is true. फिर अभी सर वो F1 F2 F2 F1 तो हम वहां पे किसकी बात कर रहे थे? दो चार्ज पार्टिकल के फोर्स के बीच में तो बात कर रहे थे, नहीं। वहां पे हम दो चार्ज पार्टिकल था, किसी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की बात की थी, नेट फोर्स की हमने बात की थी कि टू पे कितना नेट फोर्स लगेगा। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं। मान लो एक चार्ज है Q नॉट, ये अपने जीवन में बहुत अकेला है, इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बहुत तन्हा है, बहुत अकेला है और किसी के आने के उम्मीद में है। तो सर इस पे फोर्स कितना लगेगा? अरे बेचारा अट्रैक्ट ही तो करने वाला कोई नहीं है इसको, ये बहुत अकेला है बेचारा, बहुत अकेला है जीवन में, बहुत तन्हा है। कौन? ये बेचारा, इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बहुत अकेला है। एक दिन इसके जीवन में आया Q1 और बोला तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूं क्या और मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊं क्या? Q नॉट तो बैठा ही था अट्रैक्ट होने के लिए, ये Q नॉट इसकी तरफ F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो गया और ये Q1 भी F1 फोर्स से अट्रैक्ट हो गया। और इस Q नॉट ने प्रॉमिस किया इस Q1 से कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, और चाहे मेरे जीवन में अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी तरफ F1 से अट्रैक्ट होता रहूंगा, मैं तुमसे बेवफाई नहीं करूंगा। तो Q1 ने पूछा वो तो ठीक है, लेकिन मान लो मेरे जैसा अगर तुम्हारे लाइफ में कोई और आ जाए
तो भी हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा और तुम मेरे लिए उतने ही लॉयल रहोगे और मेरी तरफ इसी फोर्स से अट्रैक्ट होते रहोगे। क्यूनॉट ने बोला प्रॉमिस। क्यूनॉट ने बोला प्रॉमिस, चाहे मेरे जीवन में अब कोई भी आ जाए, मैं तुम्हारे लिए इसी फोर्स से अट्रैक्ट होता रहूंगा। एक दिन अचानक से क्यूनॉट के जीवन में आया Q2 और Q2 ने बोला तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्यूनॉट भी इसको बोला तुम भी मुझे अच्छे लगते हो और इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया F2 से। इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया F2 से और Q2 भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया F2 से। इस Q2 के आने से इसके जीवन में दुगनी खुशी आ गई, दो तरफ अट्रैक्ट हो रहा। आप क्या सर इस F1 से जो Q1 अट्रैक्ट कर रहा था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, यही तो इस चार्ज का टैलेंट है, यही तो इस चार्ज का टैलेंट है। जब ये Q2 नहीं था बेटा, नहीं था, Q2 नहीं था, देखिएगा Q2 नहीं था, तब भी ये माइनस Q0 इसकी तरफ F1 से अट्रैक्ट हो रहा था। जब ये Q2 आया तब भी इनके बीच का फोर्स रिमेन सेम, इसके होने ना होने पे फर्क ही नहीं पड़ा। तो सर Q2 इन दोनों के बीच में नहीं था, जब तीसरा इन दोनों के बीच में नहीं था तो इनके जीवन में बहुत खुशियां थी। अब दो के बीच में अगर तीसरा आ गया तो क्या इनके बीच की खुशियां उतनी बरकरार रहेगी? हां सर, काश हमारे साथ भी ऐसा होता। सिर्फ चार्ज के साथ होता है और मासेस के साथ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जो फोर्स आया है उससे इन दोनों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। हां, एक चीज का फर्क पड़ा। किस चीज का सर? Q0 के जीवन में पहले से ज्यादा खुशियां है। हां, मतलब Q0 के जीवन में अब दो अट्रैक्शन है और ये दोनों अट्रैक्शन का जो नेट फोर्स होगा दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर सम ऑफ, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर होता है, F1 प्लस F2। बट F2 डज नॉट डिपेंड्स अपॉन F1 एंड F1 डज नॉट डिपेंड्स अपॉन F2। तो जो Q0 का नेट फोर्स है that net force depends on medium and presence of other particle, other charge. But force between any two, मतलब Q1 Q0 के बीच में F1 या Q0 और Q2 के बीच में F2। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो कि Q0 होता ही नहीं और ये दोनों इतने डिस्टेंस पे पास आते तो इनके बीच में कितना प्यार होता? इतना ही, किससे ज्यादा? सर इनके बीच की प्यार की क्षमता तो F2 ही है सर। ये तो इसी से अट्रैक्ट होगा सर, ये तो इतना ही रहेगा सर। अगर ये Q1 पहले नहीं आया होता इसके जीवन में तो तभी ये इतनी फोर्स से ही अट्रैक्ट होता। और इसी प्रिंसिपल को एक हम नाम देते हैं बहुत खूबसूरत सा, जिसको हम कहते हैं अरे रे ये कैसे होगा फिर? अब सुपरपोजिशन थ्योरम। कोशिश करता हूं। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ आया। तो पहले क्यों नहीं आया था? अब आजा। आया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करता हूं। हाँ ठीक है, इतना ही चाहिए। इसी प्रिंसिपल को नाम देते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज पार्टिकल और उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उनका बीच का अगर किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स देखे तो वो मीडियम पे डिपेंड कर जाता है। अब इसको भी समझाता हूं थोड़ा, और ग्रेविटेशन से लिंक करके भी समझाता हूं।
ग्रेविटेशन से लिंक करके भी समझाता हूं। देखो होता क्या है कि मान लो दोनों चार्ज के बीच में एयर है, तो एयर का जो पोलराइजिंग क्षमता होता है ना, एयर भी तो प्लस माइनस से बना हुआ है, वो उतना पोलराइज नहीं होता बेटा, ठीक है। अगर बीच में मान लो कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख दो या कुछ रख दो तो पोलराइज हो जाता है। मतलब मान लो ये प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में है, तो इसके तरफ कुछ माइनस आ जाता है, इसकी तरफ कुछ वाला जो आता है, इसकी मीडियम पोलराइज हो जाती है। इसीलिए Q2 पर जो फोर्स होगा ना नेट, वो चेंज हो जाएगा। मतलब इस मीडियम का और Q1 का दोनों का इफेक्ट आएगा। इसलिए कहते हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट Q1 जितना Q2 पे पहले लगा रहा था, किसी दूसरे मीडियम में रख दोगे तो Q1 Q2 पे उतना ही लगाता रहेगा। मीडियम का इफेक्ट से नेट फोर्स चेंज हो जाता है, लेकिन Q1 Q2 के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता है। तो बहुत सिंपल सा, अगर नेट फोर्स पूछे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे, या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। लेकिन किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स पूछे तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। कंसेप्ट क्लियर है? आस्के रिपॉन, इसके रिपॉन बताइए, इसके रिपॉन जी, भानु प्रताप वाउ, कंसेप्ट क्लियर है क्या बताइए? सौम्या त्रिवेदी, ओ हो ये कंसेप्ट था। यशी सिंह, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। विशाल गुप्ता ओपी, भानु प्रताप यस सर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? तो जो ग्रेविटेशन में कहता था वही कहता है। क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम? कि देखो भाई ऐसा है कि किसी एक चार्ज पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सारे चार्ज का नेट वेक्टर सम होगा, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, अदर चार्ज के प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन दो के बीच का प्यार तीसरे के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ आया? थोड़ा समय लगा, यस आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा समय लगा, लेकिन चीजें आपको बहुत जोरदार समझ में आ गई होगी। अब देखना बेटा, इसको कहते हैं मेहनत। 1.5 घंटे में जो हमने आपको चिल्ला चिल्ला के चीजें समझाई है, बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन साहब जो हमने संघर्ष किया है ना, उसी से रफ्तार आता है, रफ्तार उसी से आता है। अब रफ्तार देखना तुम। मीडियम फोर्स लगाता है, हाँ बेटा मीडियम पोलराइज हो जाता है, इसलिए मीडियम फोर्स लगाता है। पॉइंट चार्ज का रेंज इनफाइनाइट कैसे? कहां से आते हैं ये बच्चे? पॉइंट चार्ज का रेंज इनफाइनाइट नहीं है। पॉइंट चार्ज के फोर्स लगाने की क्षमता बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक फोर्स लगा सकता है बेटा। जैसे मान लो कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो R की वैल्यू तुम रख दो 1200 मीटर, तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा, लेकिन लगाएगा ना फोर्स, कम हो जाएगा लेकिन लगाएगा फोर्स। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बात करने की जरूरत ही नहीं है। ना तो हम सवाल पढ़ा ना तो आंसर समझाया। 1% बच्चा नहीं है जो गलत आंसर दे, एक भी बच्चा नहीं है, सबका आंसर सही। यस सी, थर्ड आंसर डन। एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं देख रहा, चैट में देखिए। अब कोई जानबूझ के बदतमीजी करेगा, होता है वो शैतान, तो क्या करेंगे उसका, लेकिन एक भी बच्चा में गलत कमेंट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, एक बच्चा नहीं कर रहा। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये जितने टेक्स्ट बुक अवेलेबल है ना मार्केट में, 90% टेक्स्ट बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। 90% टेक्स्ट बुक में इसकी चर्चा ही नहीं। सीधा कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, बात खत्म, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, बात खत्म, खेला हजम, आगे बढ़ो। 90% टेक्स्ट बुक में लिखा ही नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। ये क्या है यार? 2 charge particle placed at a distance 1 meter, then minimum electrostatic force between them, minimum electrostatic force between them, दोनों के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग सकता है? एक बात बताओ, 2 चार्ज है, चार्ज की वैल्यू नहीं बताई, उसने बोला 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया है, तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? लॉजिकल सवाल है। तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 इंटू K, एयर के बीच, जब कुछ ना बोले तो मीडियम एयर ही होता है, कुछ ना बोले तो मीडियम एयर मानते हैं, इंटू 1 मीटर का होल स्क्वायर। लेकिन ये बोला कि फोर्स मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम फोर्स कब होगा? जब चार्ज मिनिमम होगा। और चार्ज मिनिमम कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब इसका आंसर होगा के स्क्वायर। आंसर के की वैल्यू रख दीजिए और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। अब ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। आप में से सारे बच्चे सिर्फ लिख रहे हैं के क्यू स्क्वायर, ना,
मिनिमम फोर्स तभी होगा जब मिनिमम चार्ज लेंगे, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्यों मिनिमम? तभी तो फोर्स मिनिमम। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस तो 1 मीटर बता दिया, तभी तो फोर्स मिनिमम। और क्यों मिनिमम होता है बेटा? E के बराबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। लॉजिकल सवाल था, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट देखिए, सवाल पढ़िए और बिना कैलकुलेशन का आंसर देना आपको। सवाल पढ़िए और बिना कैलकुलेशन का आपको आंसर देना है। दीप्ता सरकार जीरो करी नहीं बेटा, मिनिमम फोर्स जीरो थोड़ी होगा, मिनिमम चार्ज जीरो थोड़ी ना होता है, जीरो कोई चार्ज थोड़ी ना होता है। न्यूट्रल, जैसे कई चोमुटाई बच्चे कहते हैं चार्ज 3 तरह का होता है सर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो गधा है यार, जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल हो, चार्ज थोड़ी ना है, वो तो अनचार्ज है। चार्ज 2 ही तरह का होता है, 3 तरह का नहीं होता। चलो सवाल देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, ओके, 2 point charge Q1 and Q2 separated by a distance d repel each other with a force of 9 Newton. Okay, repel each other with a force of 9 Newton, मतलब सेम नेचर के चार्ज रहे होंगे, कुछ 9 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। If the separation between them becomes 3d, then force of repulsion will be। अरे यार, तो हमें तो सिर्फ ये देखना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब इसने चार्ज को तो चेंज किया नहीं है, डिस्टेंस को बस उसने क्या किया है, 3 गुना किया है। तो 3d का होल स्क्वायर यहां पे देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, मतलब फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाना चाहिए। फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाना चाहिए। पहले जितना भी फोर्स लग रहा था 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइडेड 9 इज इक्वल टू 1। यस, वेरी मच सिंपल मैन, वेरी मच सिंपल। अच्छा, इसको मजदूरी करोगे कि ऐसे ही मैंने जो तरीका आपको सिखाया डायरेक्टली डिपेंडेंसी देख के वैसे सॉल्व करोगे, एमआर स्टार लगाओगे कि मजदूरी करोगे? सर मजदूरी करेंगे, कोई बात नहीं, मजदूरों को मजदूरी मुबारक। आओ, पहले फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर, और ये फोर्स उसने 9 न्यूटन दिया। बाद का फोर्स हो जाए F1 लिख लेते हैं, बाद का फोर्स F2, K चेंज होगा नहीं, चार्ज चेंज होगा नहीं, बट ये हो जाएगा 3d का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पहले वाला फोर्स उसने 9 दिया है, बाद वाला फोर्स हो जाएगा F2 इज इक्वल टू K से K कटा, Q1 से Q2 से Q2 कटा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटेगा, 3 का होल स्क्वायर 9। तो देखो 1/9 नीचे तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा। F2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। भैया मजदूरी से अब तो बनाओ दूरी, मजदूरी से अब तो बनाओ दूरी। ये देखो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9, बस नीचे 9 9 9 9। कब तक मजदूरी करेगा यार, कब तक मजदूरी करेगा? चल देख नेक्स्ट। अब ये सवाल रख दे, कलम नीचे रख दे और सोच के कर। 2 point charge Q1 and Q2 exert a force F on each other when kept certain distance. If the charge on each particle is halved, charge on each particle is half, मतलब हाफ नीचे 4 का फैक्टर, and the distance between the two particle is double, मतलब नीचे 4 का फैक्टर और डिस्टेंस डबल, उसका होल स्क्वायर 4 4 4 16 का फैक्टर। चौथा आंसर। फोर्थ वन इज करेक्ट। एक बच्चा बोला सर धन्यवाद मजदूरी के लिए। हाँ बेटा ठीक है, वेलकम वेलकम। अच्छा, इसका भी मजदूरी कर ही देता हूं, इसका भी मजदूरी कर देता हूं। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये इनिशियल फोर्स हो जाएगा F। बाद का फोर्स F डैश इज इक्वल टू के, चार्ज को आधा किया तो Q1 बटा 2, ये Q2 बटा 2, तो 2 से गुना, और डिस्टेंस को डबल किया मतलब 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बटा 2 दूना 4 और 2 का होल स्क्वायर 4, 4 चुका 16, 16 डी स्क्वायर। अब यहां से डिवाइड करेंगे, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, के Q1 Q2 आर स्क्वायर, 16 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये डिवीजन 1/16 है ना, ऊपर चला जाएगा। तो F इज इक्वल टू 16 बटा F डैश, F डैश को ऊपर 16 को नीचे, तो F डैश इज इक्वल टू F बटा 16। एक बार और थैंक यू बोल दो सर, एक बार थैंक यू बोल दो। नहीं बेटा, देखो बच्चा हर तरह का होता है, एंड हर टीचर का कुछ अच्छे बच्चे मतलब तारीफ करते हैं, कुछ बच्चे नफरत करते हैं। मेरे भी बहुत सारे हेटर्स हैं, मेरे बहुत सारे हेटर्स हैं, और मेरे हेटर्स पता है क्यों हैं? क्योंकि मैं ये नहीं करता, इसलिए मेरे हेटर्स है बेटा। इसी को तो कहते हैं रफ्तार भी तेमार। अब मैं यही करने लग जाऊं तो फिर इतना जान लगा के जो मैं समझाता हूं तो बेकार है। मुझे तो यही करना चाहिए, फिर फोर्स समझाना चाहिए, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और फिर ये मजदूरी करना चाहिए।
1 घंटा में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फील दिलाया वो तो करने की जरूरत ही नहीं थी फिर। नेक्स्ट देखिएगा when two particles having charge q1 and q2 are kept at a certain distance, they exert a force F on each other. If the distance between the two particles is reduced to half and the charge on each particle is doubled, reduced to half and charge particle दो दूना 4, so fourth is answer. Distance between the two particles is reduced to half. Distance reduced to half मतलब नीचे distance का इनवर्सली पाऊं तो 2 का होल स्क्वायर ऊपर 4 आ जाएगा. And the charge on each particle is double. ठीक है, 16F is the correct answer. 16F is your correct answer. Next, two identical sphere having charge इतना and इतना. ये बढ़िया सवाल है. 16 microcoulomb and -8 microcoulomb are placed at a certain distance apart. The force is F. अच्छा, मतलब F is equal to किसी d distance पे, तो ये हो जाएगा K 16 multiply 8 divided by d square. सर ये -8 लिखो, नहीं लिखूंगा जा, मैं +8 लिखूंगा. देन द फोर्स इज F. दे आर टच एंड अगेन केप्ट. अब दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों को टच कराया, तो टच करने के बाद कितना चार्ज बचेगा दोनों पे, तो ये मैंने कल ही बताया था. टोटल चार्ज बताओ कितना हो जाएगा, 8 कूलम, तो इस पे बचेगा 4 कूलम, इस पे बचेगा 4 कूलम. तो नया वाला जो फोर्स होगा वो K 4 multiply 4 by d स्क्वायर. तो 4 से कैंसिल होगा 4, ये होगा 2, तो 4 दूना 8, मतलब जो फोर्स हो जाएगा 8 गुना कम हो जाएगा. मतलब सी थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. थर्ड. बढ़िया सवाल है. अब इस सवाल को समझना भाई साहब, मुझे डर लगता है बहुत, मगर स्किप कर दूंगा अब तुम मुझे गाली बहुत दोगे. देखो बेटा, मैंने लिखा है, हालांकि लिखा है, देखो 8 और -8, तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, और मैग्नीट्यूड मैंने बताया है, ये डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहा. मैग्नीट्यूड हमने बताया प्रोडक्ट लेना है और हमें माइनस लेना नहीं होता, सिंपल हम Q1 Q2 लेते हैं बस. तो Q1 Q2 लिया. क्या इस बात का फील आया? तो ये एकदम ही टाइम पास सवाल थे, ये सब एकदम ही टाइम पास सवाल थे. ये सवाल एक लॉजिकल है, बढ़िया सवाल है. अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम? विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम? देखिए, ये है Q1 और ये है Q2, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन कब होता है सर? अट्रैक्शन होता है जब दोनों अपोजिट नेचर के होंगे. मान लो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, अपोजिट नेचर के होंगे. अपोजिट नेचर का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट प्लस माइनस का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, मतलब 0 से कम आएगा. पहला, एक प्लस और एक माइनस तो होना ही चाहिए ना, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 तो हो ही नहीं सकता. अच्छा, एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता. तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट. राहुल मिश्रा, वाह यार, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया. सूरज का भी जवाब सही है, राहुल का जवाब सही है, वैभव, स्वाति कुमारी का भी जवाब सही, निशांत मोदी, तेजस, सोनम, बहुत बढ़िया बेटा. दिस गुड 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 गुड, करेक्ट. ये सवाल करोगे क्या? ये सवाल मैंने ग्रेविटेशन में कराया हुआ है, ये होमवर्क दे देता हूं. ये सवाल मैंने ग्रेविटेशन में कराया हुआ है बेटा, होमवर्क दे देता हूं और समझा भी देता हूं. चलो, 2 point ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम मास एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे देखो, एक चार्ज है Q, मास है M, और दूसरा चार्ज है -Q और मास और M. अगर ये एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे और एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर से पास कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स हो जाएगा. और वो सेंट्रल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो होनी चाहिए, अगर ये v स्पीड से चल रहा है जो हमें निकालना है, फाइंड देयर वेलोसिटी, तो वो जो फोर्स होना चाहिए mv²/r के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. और ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कितना लगेगा? ये लगेगा kq² बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस r, और r हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर. तो बेटा v आ जाएगा आपका, ये 4r², एक r कैंसिल हो जाएगा, तो v आ जाएगा आपका kq² बटा 4mr, m नीचे, और एक r से r² कैंसिल होगा तो एक r बचेगा, 2 का होल स्क्वायर 4, सही है, का रूट. ये आंसर आ जाएगा. याद करिए, मैंने एग्जैक्टली ये सवाल आपको ग्रेविटेशन में कराया था. एग्जैक्टली ये सवाल मैंने आपको ग्रेविटेशन में कराया था. सर आपने इसको डायमेट्रिकली अपोजिट अपने आप कैसे रख दिया? अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं होगा तो ये घूम नहीं सकता है. क्यों सर? मान लो एक चार्ज तूने यहां रख दिया M और Q,
और दूसरा चार्ज यहां रख दिया एम और माइनस क्यू, तो इनके बीच का फोर्स इनके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा, इधर लगेगा। जबकि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, तो हो ही नहीं पाएगा। तो जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर, ये भी ग्रेविटेशन में कराया हुआ है, कोई खास बात नहीं है। आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखिए बेटा, क्यू क्यू क्यू, तीन चार्ज मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रख दिया। फाइंड फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर, ड्यू टू ऑल अदर, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो किसी एक पे निकालना है। मान लो हम इस क्यू चार्ज को मान लेते हैं, तो ये भी सेम नेचर का, ये भी सेम नेचर का। इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल? सर रिपेल किधर? लाइन ज्वाइनिंग से अबे। अच्छा, ये चार्ज इसको क्या करेगा सर, रिपेल किधर? लाइन ज्वाइनिंग के अबे। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सर कैसे? क्यू क्यू का प्रोडक्ट और डिस्टेंस एल, इस क्यू क्यू का प्रोडक्ट और डिस्टेंस एल तो सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर 60 डिग्री एंगल पे लगता है तो जो नेट फोर्स होता है वो √3f हो जाएगा। सर लेकिन F क्या है? F है इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स या इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? KQ² बटा L²। एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, वही सवाल बार बार करा रहे हो। और तुम जैसे गधेरे को लगेगा कि सर वो क्या क्या करा है सर, क्या है सर, ये जल्दी कर दिया सर, थोड़ा सर थोड़ा समझ नहीं आया सर, थोड़ा आराम से कर दो ना सर, सर थोड़ा सर सर क्या क्या जल्दी कर दिया सर, थोड़ा आराम से कर देते सर। और एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि सर ये तो ठीक है, ये तो हमने किया हुआ है, दिस इज वेरी सिंपल। मोहित कुमार कह रहे आप हमें बकलोल बोलते हैं तो अच्छा लगता है, क्या टाइम पास कर रहे हो। हाँ देखिए, अब ये चार चार्जेस हैं, इसमें किसी एक को कंसीडर कर लीजिए, इस क्यू को मान लीजिए, तो ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा सर, रिपेल। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। इन दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट और बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट और बीच का डिस्टेंस सेम है। तो अगर मैं इस फोर्स को F मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं F मान लेता हूं, तो ये भी फोर्स F ही होगा। लेकिन इसके वजह से जो रिपल्सन होगा इसका फोर्स F नहीं होगा, ये कुछ F' होगा। वाई? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो कुछ और है। सर कैसे इनके बीच का डिस्टेंस कुछ और है? क्योंकि ये L है तो इनका डायगोनल हो जाएगा √2L, तो इनके बीच का डिस्टेंस अलग होगा। ओके, इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? इस फोर्स की वैल्यू है KQ² बटा दोनों के बीच के डिस्टेंस L², ये भी वही आएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा बेटा इन दोनों का 90 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड सेम और इन दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, इस बीच में ही आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि 90 डिग्री के बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा 45 पे, और ये एग्जैक्टली बीच में है, तो यह आ जाएगा F' प्लस √2F। तो जो नेट फोर्स आएगा इन तीनों का सम वो आ जाएगा आपका √2, F की वैल्यू ये रही, KQ² बटा L² प्लस ये F' आप निकाल लीजिए, F' आप निकाल लीजिए। समझ आया? समझ आया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत जोरदार सवाल है। Q 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 placed up to infinity. Find net force on charge which is at center, which is at center, yeah sorry which is at origin, due to all other charge, due to all charges, due to all charges, सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लगाइए। स्वाति कुमारी करिए जीपी, बस मुझे यही सुनना था। वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी। साक्षी जायसवाल भी कह रही है, इंद्रजीत भी कह रहे हैं, शिवम सिंह भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बस मुझे यही सुनना था। डन, दिस वन इज होमवर्क एंड सॉल्व यूजिंग जीपी सीरीज, यूजिंग जीपी सीरीज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया सच में। मतलब तुम्हारे बैच से मैं कभी कभी खुश होता हूं, लेकिन मैं खुश हुआ,
आज मोगैम्बो खुश हुआ, आज बाबा खुश हुआ। अब ये करके दिखा तो मानू, ये करके दिखा तो मानू। फोर्स ऑन Q चार्ज प्लस Q चार्ज विच इज एट सेंटर, सॉरी ओरिजिन, सेंटर, विच इज एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब ये करके दिखा। ये कैसे करेगा? अगेन यूजिंग जीपी सीरीज, अगेन यूजिंग जीपी सीरीज। लेकिन ये वाला जीपी सीरीज थोड़ा बढ़िया होगा क्योंकि ये है एमआर वाला सवाल। ये जीपी सीरीज थोड़ा सा बढ़िया होगा। दिस इज अगेन योर होमवर्क, बट यू नो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम बिकॉज हमने ग्रेविटेशन में ऐसे प्रॉब्लम किया था। समझ में आया? ग्रेविटेशन में ऐसे सवाल हमने किया था। अगेन जीपी लगेगा और मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे एक टर्म प्लस दूसरा माइनस, क्योंकि एक अट्रैक्टिव दूसरा रिपल्सिव, एक अट्रैक्टिव दूसरा रिपल्सिव, एक अट्रैक्टिव दूसरा रिपल्सिव। अच्छा बताओ किसमें फोर्स ज्यादा आएगा, पहले वाले में कि इसमें? पहले वाले में कि इसमें? फोर्स ज्यादा किसमें आएगा? ज्यादा फोर्स किसमें आएगा, पहले वाले में कि इसमें? पहले वाले में कि इसमें? ज्यादा फोर्स किसमें आएगा? सेकंड में नहीं, नहीं बेटा, पहले वाले में आएगा, पहले वाले में आएगा। यस, फर्स्ट में, पहले वाले में आएगा। फर्स्ट में ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें सारे फोर्स रिपल्सिव होंगे, इसमें कुछ रिपल्सिव कुछ अट्रैक्टिव, तो नेट फोर्स में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। बात समझ भाई? नेक्स्ट, बहुत जोरदार सवाल और उससे भी बहुत ज्यादा जोरदार इसका कंसेप्ट। ये मैंने ग्रेविटेशन में सॉल्व कराया था, फिर से सॉल्व कराता हूं और यहां पे एक जोरदार एमआर स्टार दूंगा जो बहुत अच्छे अच्छे सवालों में बहुत आराम से लगेगा। क्या? देखो, दो चार्ज है, एक है Q, दूसरा है NQ। अब यहां पे बच्चे को ना NQ नहीं समझ में आता है। अरे N एक नंबर है N इज अ नंबर। सर नंबर मतलब 2 4 6 10। सर हाफ नहीं, हाँ हाफ भी। 1/4 नहीं, हाँ 1/4 भी। 1/8 भी। नंबर नंबर नंबर। ये चार्ज Q है और ये चार्ज NQ है। क्या है? NQ है, मतलब N गुना ज्यादा है। N से मल्टीप्लाई के इसलिए N गुना ज्यादा है। N हाफ भी हो सकता है, N 8 भी हो सकता है, N में भी एनीथिंग। तो सवाल क्या है सर? सवाल ये है फाइंड x सो दैट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0। स्मॉल q का है तो कैपिटल Q है। तो देखो बेटा सवाल ऐसा है, ये कैपिटल Q है, दूसरा ये n कैपिटल Q है, मतलब इसके कंपेयर में n गुना ज्यादा है। अब इनके बीच में तीसरा स्मॉल q चार्ज कहां रखूं ताकि इस पे फोर्स 0 लगे? सारे बच्चे जवाब लिख चुके हैं। बहुत बहुत तेज हो रहे हो तुम, बहुत तेज हो रहे हो तुम। आनंद सिंह, अनुष्का जायसवाल, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा देख के। देखो एक चार्ज यहां पे Q है, दूसरा चार्ज यहां पे NQ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अगर मैं स्मॉल q चार्ज को इधर रख दूं और बोलूं कि मैं यहां रखूंगा x डिस्टेंस पे और इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो F नेट इस पे 0 नहीं हो सकता। F नेट 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। सर इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, जब कुछ ना दिया हो तो हम प्लस ही लेंगे ना बकलोल। अगर ये प्लस है तो इसको करेगा अट्रैक्ट, सॉरी ये प्लस है और ये भी प्लस है तो रिपेल, और ये भी करेगा रिपेल, तो इस पे नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। इस पे नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। सर अगर इधर रख दे तो इधर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से करेगा रिपेल और ये भी करेगा रिपेल। मतलब अगर मैं इन दोनों मेन चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के बाहर अगर मैं स्मॉल q चार्ज को रखता हूं तो सेम नेचर होने की वजह से इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो कहां रखें? स्मॉलर चार्ज से किसी x डिस्टेंस पे मान लो q को रख देता हूं, ये इसको रिपेल कर रहा आगे की तरफ F1 फोर्स से, ये इसको रिपेल करेगा पीछे की तरफ F2 फोर्स से, और मैं कहता हूं कि नेट फोर्स मुझे 0 करना है, तो 0 मान लिया। तो 0 तभी होगा जब F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। व्हाट विल बी द F1? तो इस Q के वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो होगा K स्मॉल q
कैपिटल क्यू बटा एक्स स्क्वायर। इस एन क्यू की वजह से होगा के एन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस बेटा टोटल आर है, ये एक्स है, तो ये आर माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पे स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कटेगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कटेगा, के से के कटेगा। तो इस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर ले तो नीचे भी स्क्वायर है, तो आर माइनस एक्स बटा नीचे एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है पूरा, ये भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एन। इसका होल स्क्वायर इधर लाऊंगा तो ये रूट एन हो जाएगा। आर माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू रूट एन, तो ये एक्स को भी यहां ले जा सकते हो, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट एन इंटू एक्स, माइनस एक्स को इधर ले आओगे तो आर बराबर एन एक्स प्लस एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आएगा आर बटा रूट एन प्लस वन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा आर बटा रूट एन प्लस वन। अब मैं हर एक चीज आपको दिमाग में सेट कराता हूं, सबसे पहली बात, जो भी रिजल्ट आता है क्या आपको यह बताया गया है कि उसको डायमेंशनली वेरीफाई कर लेना चाहिए? हां, वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू आर बटा रूट एन प्लस वन। क्या ग्रेविटेशन के भी सवाल इसी से हो गए थे? हाँ। देखो बेटा, n नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, 1 भी नंबर हो गया, यूनिट नहीं होता, इधर डिस्टेंस सर ठीक है। दूसरी बात, x जो है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में रखूंगा तो x r से छोटा आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहां पे n को कुछ भी रखो, कुछ भी, दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो n को पॉजिटिव में कुछ भी रखेगा, कुछ भी n को रख तो ये पॉजिटिव में आएगा, 1 प्लस समथिंग नंबर, एंड 1 प्लस सम नंबर से डिवाइड करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। वाह यार, देख रहा है। तीसरी बात, और क्या तुम्हें यह फील करना बहुत इजी लग रहा है कि अगर n की वैल्यू को मैं 1 रखूं, इफ n इज इक्वल टू 1, ये 1 तो ये क्यू बचेगा और ये क्यू बचेगा, तो बिना किसी कैलकुलेशन और झमेला फॉर्मूला के बता कि क्यू कहां होना चाहिए। अगर n 1 है तो ये क्यू कहां होना चाहिए? अगर n 1 है तो n अगर 1 है तो क्यू कहां होना चाहिए? सर n अगर 1 है, ये 1 है तो क्यू सर बीच में रखो, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा तो बीच को रखो, मतलब x इज इक्वल टू आर बाई टू आएगा। n को 1 रखने पे क्या x इज इक्वल टू आर बाई टू आ रहा है? हाँ, n को 1 रखा, 1 प्लस 1 2 आर बाई टू। भाई साहब जोरदार। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हमने फॉर्मूला लिया है ये तभी वैलिड होगा जब सेम नेचर के चार्जेस होंगे, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। अगर यहां पे फॉर्मूला हो एक माइनस क्यू और यहां पे हो माइनस एन क्यू, माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉलर चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे किसी भी स्मॉल क्यू को अगर रखूंगा तो इस पे नेट फोर्स 0 तभी होगा जब x इज इक्वल टू होगा आर बटा रूट एन प्लस 1। सेम नेचर ऑफ चार्जेस के लिए लगता है, फॉर सेम नेचर ऑफ चार्ज। अगर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हो तो अगर चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो मतलब एम आर इज अ क्रिमिनल, राइट? मैं क्रिमिनल हूं, आई एम अ क्रिमिनल, राइट?
अपोजिट मतलब या तो इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, या इसको माइनस लो, इसको प्लस लो। अपोजिट नेचर का मतलब ये होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट फोर्स किसी क्यू चार्ज पे तभी जीरो होगा जब उसको बाहर रखेंगे। लेकिन बाहर किधर? स्मॉलर चार्ज के पास? बाहर आउटसाइड किधर? स्मॉलर चार्ज के पास या लार्जर चार्ज के पास? स्मॉलर चार्ज के पास। नो नो नो, यस आई एम अ क्रिमिनल, आई एम अ क्रिमिनल। लिख कमेंट में, लिख एम आर इज अ क्रिमिनल, एम आर इज क्रिमिनल, यस आई एम अ क्रिमिनल। क्योंकि वॉल्टर लेविन साहब ने कहा था इफ यू आर फाइंडिंग फिजिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट दैट्स मीन योर टीचर इज अ क्रिमिनल। मतलब यू आर नॉट स्टडिंग विद अ राइट टीचर। जो टीचर फिजिक्स को बोरिंग बना दे वो टीचर क्रिमिनल होता है। और ऑब्वियसली आप मेरे से छुट्टी मांग रहे हैं, मतलब आपको बोरिंग लग रहा है तभी तो आप छुट्टी मांग रहे हैं ना। अगर सवाल सवाल करने में मजा आता और आपको कंसेप्ट समझ आता होता तो आपको अच्छा लगता। और आपको पता है कि ऐसी बात तो नहीं कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा। अरे भाई 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे 5 मिनट पढ़ा दूंगा, 2 घंटे 10 मिनट पढ़ा दूंगा, 2.5 घंटे पढ़ा दूंगा। अगर मैं 2.5 घंटे पढ़ा सकता हूं और तुम 2.5 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, इतनी कमजोर क्यों हो? नहीं सर, कमजोर की बात ही नहीं, आप क्रिमिनल हो। Yes, I'm a criminal. No, MR is not criminal. तुम डिसाइड कर लो, आज घोषित कर दो MR इज अ क्रिमिनल और MR इज नॉट अ क्रिमिनल। अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। या तो MR इज अ क्रिमिनल और MR इज नॉट अ क्रिमिनल। डिसाइड योरसेल्फ और मुझे बता दो। लिखो, लिखो MR इज नॉट अ क्रिमिनल, MR इज नॉट अ क्रिमिनल, MR इज अ पुलिस। पकड़ लो, ये किसी भी बात की सीरियसनेस को ही खत्म कर देता है। MR इज अ पुलिस, MR इज अ पुलिस। देखिए सर, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस एन क्यू चार्ज है। भाई साहब इतना बढ़िया कंसेप्ट बता रहा। अब सुनो, अब सुनो, अब क्या होगा कि जो माइनस एन क्यू चार्ज है वो प्लस एन क्यू चार्ज है, इसके पास ही क्यू को रखेंगे हम। सर वाई इसके पास, वाई, क्योंकि अगर मैं इसके पास इधर रख देता हूं तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा और इससे डिस्टेंस कम, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी ज्यादा, इससे फोर्स भी कम, और डिस्टेंस भी ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड भी कम। देखो फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बटा R²। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, इस चार्ज का डिस्टेंस कम तो भी फोर्स ज्यादा, तो भाई साहब तो जान खा जाएगा, इसके सामने तो ये टिक ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम स्मॉलर चार्ज के उस तरफ रखेंगे, स्मॉलर चार्ज की उस तरफ रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर x का वैल्यू आ जाएगा r बटा √10-1। सर ये कहां से आ गया? जैसे ये आया वैसे ये आ जाएगा, डिराइव कर लो। और नहीं तो याद रख लो, सेम नेचर के लिए बीच में प्लस आता, अपोजिट नेचर के लिए बीच में माइनस आता है। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। अब सवाल सॉल्व कर लो, अब सवाल सॉल्व कर लो। अब जो छुट्टी मांग रहा था वही कह रहा है PW बेस्ट फिजिक्स टीचर इज MR, MR इज नॉट अ क्रिमिनल। भाई साहब मतलब गिरगिट की तरह बदल जाते हो तुम। हाँ, गिरगिट भी तुम्हें देख के ना शर्माता नहीं होगा, तुम्हें गिरगिट देख के ना आत्महत्या कर लेता होगा। मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर तुम्हें कहीं घूमता हुआ गिरगिट ने देख लिया ना तो बोलेगा कि मेरा जीवन बस खत्म, इसके बाद मुझे जीना ही नहीं है।
मतलब गिरगिट कहता होगा ना कि मुझे जीना ही नहीं है, बस खत्म, मतलब ये देख लिया, मतलब अखंड 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 क्या कहते हैं वो, कलयुग आ गया बस, इसके बाद मुझे अब जीना ही नहीं है, खत्म कहानी, अब मैं जीऊंगा ही नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको देख के गिरगिट शर्माता है कि अरे मेरे से ज्यादा रंग बदलता है, और तुम साहब इतने रंग बदलते हो ना तुरंत से, मतलब गजब यार। चल देख इधर, ये माइनस क्यू, ये प्लस 2q। चार्ज 2q and minus q are placed as shown in a figure, then point at which electric field intensity is 0 will be somewhere। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स ऑन अ चार्ज, यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, नथिंग बट अ फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही होता है, लेकिन कोई सा भी फोर्स नहीं होता, यूनिट चार्ज का फोर्स होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ऑन यूनिट चार्ज। तो बताओ क्या होगा आंसर? सर ऑब्वियस ही बात है, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो बाहर, और छोटे चार्ज के पास मतलब इधर। तुम ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे देखो, अच्छा तुमसे पूछा है ना तो ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे तो ये इस तरफ होगा, लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू। यस, 2 इज योर करेक्ट आंसर, लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, यस, लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू। ये देखो चार्ज क्यू, ये मैंने ग्रेविटेशन में कराया था, वैसे ये तेरा होमवर्क है और तुम बहुत आसानी से कर लोगे। चलो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, आपकी आगे क्लास भी है, हालांकि सवाल और भी है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे सवाल करेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ है तो बस फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये हमने स्केलर फॉर्म पर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेक्टर फॉर्म भी पढ़ाएंगे, और साथ साथ में बहुत सारे अभी वैरायटी के सवाल करने हैं आपको, बहुत सारे, जैसे आपको वो पेंडुलम प्रॉब्लम करना है कि एक पॉइंट से 2 थ्रेड में चार्ज लटका दिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और Q है तो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्टेड है, अगर चार्ज डबल कर देंगे तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के सवाल अभी और भी आपको करने हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा है और कुछ न्यूमेरिकल कराया, तो कुछ न्यूमेरिकल हम कल करेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बहुत जोरदार समझ में आया, कोई डाउट होगा तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप यहां तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आगे की क्लास बहुत जोरदार हो।